नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। आज हमारे साथ अनकोट मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ आईएएस अधिकारी त्रिलोक महावर जी मौजूद हैं और ये बातचीत बहुत खास होने वाली है। खास इसलिए क्योंकि आज हम जानेंगे कि एक आईएएस अधिकारी की जिंदगी किस तरीके से होती है, तैयारियां कितनी टफ होती है और जब तैयारियों के बाद सफलता मिलती है तो जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आप एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। आप पहले तो ये बताएं कि एक आईएएस अधिकारी बनना कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए रहा है और आज के यूथ के लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, ज़िंदगी में यदि आप कुछ ठान लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चैलेंज तो हर जगह है, मेहनत हर जगह है और पूरा ध्यान, डेडिकेशन, इसको संकेंद्रण कहते हैं, यदि वो है तो लक्ष्य प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात अलग है कि प्रतियोगिता बहुत है, ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ यदि हासिल करना है तो उसके लिए तो सर्वश्रेष्ठ बनना ही होगा। जी सर, भारत में बताया जाता है कि एक आईएएस बनना सबसे टफ एग्जाम होता है। आजकल का यूथ जो है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है, वो तैयारियां करते हैं, लेकिन उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। चैलेंज कैसा? तैयारी शुरू करते हैं लेकिन इतनी बड़ी सफलता हासिल करने में आपको कई बार फेल होना पड़ता है। जो लोग फेल होते हैं, आप इस जर्नी से गुजरे हैं, तो आपने अपने समय में उस प्रेशर को किस तरीके से हैंडल किया था? जो यूथ आपको देख रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं और वो कैसे अपने प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं। देखिए, असफलता ये बताती है कि सफलता के लिए जो प्रयास जिस शिद्दत या जिस स्तर तक होना चाहिए था उसमें कोई कमी रह गई है। दूसरी बात, पद सीमित होते हैं और प्रतियोगी असीमित, तो स्वाभाविक रूप से जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसमें से ही चयन होगा। कई बार हमारे मापदंड ऐसे होते हैं कि हम मान लेते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हो गए, लेकिन जब प्रतियोगिता में आते हैं तो हम उस स्तर तक नहीं आ पाते जहाँ पर बहुत कुछ लोग आगे जा चुके होते हैं। तो इसलिए तैयारी जो की जानी चाहिए वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कहते हैं, एक अंग्रेजी में कहावत है ना, कोई भी स्टोन अनटर्न न छोड़ा जाए, इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। सर, बात आपकी बिल्कुल सही है। ये हम कोई भी किताब भी पढ़ते हैं, इस तरीके की बातें होती हैं। पर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि भारत में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आते, पर वो तैयारी करते हैं। वो इस सपने के साथ तैयारी करते हैं कि उनको देश के साथ अपने परिवार का भविष्य भी बदलना है। जब आप फील होते हो तो पैसा आपका बहुत लगता है तैयारियों में। वो जो मेंटल प्रेशर होता है, मैं उस चीज़ को जानना चाहता हूं कि मेंटल प्रेशर को किस तरीके से जो है चैलेंज जो है उसको पार करें। मैं इस चीज़ को ऐसा कहना चाहूँगा कि इंग्लिश चैनल पार करना है, हर किसी तैराक की मंशा होती है। कोई कुशल तैराक है, कोई ज़्यादा शक्तिशाली है, कोई ज़्यादा सामर्थ्यवान है, उसकी फिजिकल और मानसिक जो स्थिति है वो उसके हिसाब से पार कर जाता है। कोई तो एक स्ट्रोक में पार कर जाता है, कोई 2 बार में पार करता है, कोई तीसरी बार में पार करता है। अब कुछ के साथ स्थिति ऐसी होती है कि अब प्रारंभ से ही थोड़ी सी स्थिति ज़रा ऐसा लगता है कि, तो फिर अपने आप को पहले ये देख लेना चाहिए कि हमारी जो मतलब कहना चाहिए कि कैपेसिटी, वो भी बहुत ज़रूरी है, वो देखना ज़रूरी है। तो देखिए, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि सर्वोच्च स्तर पर जाए, बिल्कुल सही बात है। पर लेकिन रॉकेट में ईंधन तो उतना आपको रखना पड़ेगा ना जब आप चांद पर जाना चाहेंगे, तो वो भी देखना ज़रूरी होता है। तो सारी चीज़ों का एनालिसिस और असेसमेंट करने के बाद कैरियर का चुनाव करते समय बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। हो सकता है कोई व्यक्ति फोटोग्राफी में बहुत एक्सपर्ट हो और वो उसको आप कह रहे हैं आप डॉक्टर बन जाओ, कोई डॉक्टरी में एक्सपर्ट हो, उसको आप इंजीनियर बनाना चाहते हो। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। मेरे एक रिश्तेदार थे, बहुत ठोक पीट कर लोगों ने उसको पढ़ा दिया कि भाई आप चाहिए पीसीएम पढ़िए, और मैंने जब उससे बातचीत की बच्चे से तो मैंने कहा नहीं नहीं, इसे तो पता ही मत पढ़ाइए, आप इस पर लॉ में डालिए। सब लॉ में उसने पढ़ाई की और आज वो बहुत बढ़िया लॉयर है। तो उनके माता पिता कहते हैं साहब ये बात हमें थोड़ी पहले समझ में आ जाती। तो मैंने कहा व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारण करने के पहले अपनी योग्यता, सामर्थ्य, इसका बराबर ध्यान रखना चाहिए।
सही बात है। जी, अन्यथा आप कहेंगे कि साहब हम कितनी बार कोशिश कर चुके, हमारे कोई सफलता इसमें हासिल नहीं हो रही है। तो मैंने फिर से कहा आपसे कि जरूर कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है, या तो आप किसी दूसरे क्षेत्र में दक्ष विशेषज्ञ हैं, आप उसको छोड़कर किसी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहते हैं जहां आपकी उतनी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन आप अपने आप को शो करना चाहते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज है। जी सर, आजकल ना सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर एक मीम चलता है, और मैं ये सवाल आपसे अगर ना पूछूं तो थोड़ा सा बेईमानी होगा। जी सोशल मीडिया पे चलता है कि रिक्शे वाले का बेटा जो है आईएएस बन गया, जी गरीब आदमी का बेटा जो है बेटी आईएएस बन गई, डीएम बन गई। जी तो लोग कहते हैं यार कि मेरे पापा भी अगर रिक्शा चलाते तो काश मैं भी आईएएस, मतलब ये मीम है, ये मजाक में लोग जी, उड़ाते जी, हैं। जी, पर जी। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ऐसा क्यों होता है कि जो एक बहुत साधारण परिवार से आते हैं वो कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं? आपको क्या लगता है कि जो इस तरीके के बैकग्राउंड के लोग आते हैं? देखिए, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति चाहे किसी भी जगह जन्म ले, हाँ, यदि उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति है, लगन है और चाहत है, हाँ, तो वो निश्चित रूप से वहाँ पे उपस्थित होगा, उस जगह पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। क्योंकि आपने चाहे बहुत झोपड़ी में जन्म लिया हो, चाहे महलों में लिया हो, लेकिन यदि आपके संस्कार पढ़ाई के बारे में, अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने के बारे में, अपने आप के डेवलपमेंट करने के बारे में नहीं है, तो फिर आप कहीं पर भी जन्म ले लीजिए, वो आप में वो बात आएगी ही नहीं। अच्छा सर, ये तो चलो आप बता रहे हो कि इस तरीके से आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन आजकल बॉलीवुड की मूवीज में जो हम देखते हैं, आजकल क्या हमेशा से रहा है, जी। एक डीएम जो होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसमें एक कहता है ना कि लार्जर देन लाइफ वाली वो चीज़ें दिखाते हैं। जी। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, सिक्योरिटी, पुलिस वो मिलता है, और लोग ना उसको देखकर जो होते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अपने आप को इंस्पायर भी करते हैं, यार मेरे को भी ऐसा कुछ करना है। तो आप तो उस चीज़ से निकले, आपने वो सब कुछ देखा है। जी। क्या जो मूवी में दिखाते हैं ऐसा कुछ होता है? क्या है आपकी, मतलब एक डीएम बनने के बाद कैसी लाइफ रहती है? देखिए साहब, ऐसा है कि पैसा और सफलता हाँ, ये सर चढ़कर बोलती है। अच्छा, हर किसी के बस की बात नहीं होती कि इसको पचा ले। हाँ, मैं तो 3 डिस्ट्रिक्ट का डीएम रहा हूँ और डिविजनल कमिश्नर 3 संभागों में रहा हूँ और लंबे लंबे समय तक रहा हूँ। एक संभाग में 3 साल था, एक में 2 साल था, और फिर आखिरी में भी मैं कमिश्नर रहा। तो लाल बत्ती की गाड़ियाँ, सायरन की आवाज़ें, और आप बंदूकधारी लोगों से घिरे हुए हैं, वीआईपी लोगों से बातें हो रही हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सब चीज़ें ज़रा आप पे असर डालती हैं। असर मुझ पे भी डालती थी, ऐसा नहीं आदमी हूँ मैं, लेकिन तात्कालिक असर डालती थी। लेकिन मैंने एक जगह अभी कल परसों ही फेसबुक में एक पोस्ट किया है कि मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, जहाँ पर एक बहुत ही संकरी सी चोटी है जिस पर मैं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा हूँ, एक प्रतीकात्मक चित्र है, और मैंने कहा है कि मुझे इतनी ऊंचाई मत देना। तो मैं आदमी बने रहने की कीमत पर सब काम करता था, और उस वक्त भी मैं कविताएं लिखता था, उस वक्त भी मैं सब कुछ करता था, लेकिन मैंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बहुत कुछ लोग हावी होने देते हैं, तो इसीलिए आपको लगता है कि देखो साहब, ये इस पद पर होने के बावजूद ऐसा कैसे कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो नहीं कर रहा होता, वो उस पद का जो गुरूर है या उसमें वो भूल जाता है कि वो क्या है, तो वो फिर चीज़ उस पर हावी होती है, तब वो ऐसा करता है। वैसे साधारण आदमी कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। अच्छा, तो आप तो बता रहे हो कि मतलब जो मूवी में दिखाते हैं, आपका कहने का मतलब है कि वो सब चीज़ें मिलती है जो मूवी में बॉलीवुड में दिखाते हैं? देखिए, आपके पद के साथ आपकी जो प्रतिष्ठा है वो तो मिलेगी। भाई, आप मान लीजिए बहुत उच्च पद पर गए हैं, या राजनीतिक हों चाहे नौकरशाह हों, तो आपको जो सुविधाएं साधन मिलेंगी, ये आपके काम में आपकी योग्यता और इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए है। मुझे गाड़ी मिली है तो इसलिए मिली है कि यदि कहीं लॉ एंड ऑर्डर हो जाए तो मैं 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, सायरन इसलिए मिला है कि भीड़ क्लियरेंस देके मुझे प्राथमिकता दे दे। लाल बत्ती इसलिए मिली थी उस जमाने में, अब तो हटा ली गई, और वो इसलिए मिली थी कि साहब हमें पारगमन, जिसको हिंदी में कहते हैं, हमें प्रेफरेंस मिले, इसके लिए मिली थी, ना कि शक्ति प्रदर्शन या शौर्य प्रदर्शन के लिए मिली थी। और जो आपको घर मिला है, आपके पास मीटिंग होगी, ऑफिस के लोग आएंगे, आपका ऑफिस होगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, आपके कर्तव्य में आपकी इफिशिएंसी, कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए मिलती है, ना कि आपके शौर्य प्रदर्शन या शक्ति प्रदर्शन के लिए। अब हर व्यक्ति का अपना अपना नज़रिया, हमने तो कभी इस दृष्टि से लिया नहीं। हमारे आगे भी गाड़ियाँ चलती थी और हम भी वीवीआईपी के काफिले में चलते थे, तो हम तो मान के चलते थे, रूटीन है, इसको क्या कर सकते हैं।
अच्छा सर, सोशल मीडिया की बहुत सारी बातें हो रही हैं। जी। मैं किसी आईएएस या किसी डीएम का नाम नहीं लूंगा, जी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आईएएस में टॉप किया था। जी जी और क्या होता है ना कि रीलबाजी का बहुत समय है आजकल। जी 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 रील बनाओ, सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट मिलती है, लाखों लोग आपको लाइक करते हैं, अरे जी। वाह क्या अच्छी कमेंट वगैरह आते हैं। जी जी वो उसको आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि क्या एक आईएएस या एक आईएएस ऑफिसर जो डीएम है, जिसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो जो रील सोसाबाजी करते हैं, उस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, मनुष्य की एक सामान्य प्रवृत्ति है कि कोई उसे वाह कहे तो वो उसको सुनना अच्छा लगता है, वो किसी की आह नहीं सुनता। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के ज़माने में। हमारे समय में जब हमें सर्विस में आ रहे थे तो हमें जो शिक्षा दी गई है, बताया गया कि आपको वाह मिले न मिले पर किसी की आह मत लेना। कहने का मतलब ये है कि जो बहुत बड़े लोग होंगे वो तो आपको टेलीफोन कर लेंगे, बाकी लोगों से आपको अप्रोच लगा दी जाएगी, उस गरीब आदमी की सुनेगा कौन? उसकी तो सुनिए। और रहा सवाल आपने जो जिस तरह की बात कही है, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। इनका बहुत ज़्यादा इनसे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, प्रभावित नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया में हर व्यक्ति चाहता है कि आज उसने एक काम कर दिया, दूसरे दिन वाह वाह कुडोज कुडोज आ जाए। साहब, हमें इस काम के लिए शासन ने रखा है, और क्यों रखा है? हम वो काम करें। आज एक छोटा सा काम, एक गांव में मैं गया, पानी की समस्या थी, मैंने मंजूरी दी, पानी बोर लगा और 24 घंटे में खुद गया। अब इसको रील में मुझे तो शायद डालने की आवश्यकता नहीं, तो मेरी जवाबदारी है कि उस गांव में पानी की समस्या 24 घंटे में हल कर दी, तो ये तो मेरा कर्तव्य है। तो उसको क्या करेंगे? सही बात है। और दूसरी एक बात ये होती है कि आपको जो ऑस्कर या नोबेल मिलता है ना आपके काम करने का, वो पब्लिक देती है। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आपको। एक जगह मैं किसी ज़माने में एसडीएम था, वहाँ गया, लोगों ने कहा कि सभी काम कुछ कराइए, तो हमें कुछ अधिकार थे उस समय में, तो हम टाइप राइटर रखते थे गाड़ी में, पिट 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 टाइप किया, ऑर्डर दे दिया, हम भाई चलो काम शुरू कर दो। 25 साल बाद हम जब कमिश्नर हुए तो फिर उस गाँव में गए, तो उस समय अब थोड़े से भाई स्वाभाविक है, मोटे हो गए, चश्मा लगा रखा था, कैप पहनी थी, और वहाँ गांव में लोगों ने हमारे जो अधिकारी थे उनको उलाहना दिया, बोले कि एक साहब आए थे, एसडीएम थे यहाँ, वो उनसे कहा था तो फटाफट काम कर दिया था। उन्होंने कौन थे? उन्होंने नाम बताया, महावर साहब थे। तो मैं खड़ा था तो मैंने देखा कौन नाम ले रहा है मेरा। तो हमारे एक जो अधिकारी थे उन्होंने पूछा, बोले महावर साहब यदि आए तो उनको पहचान लोगे आप? हाँ साहब पहचान लेंगे। तो बोले देखिए इनमें से कोई है क्या? तो वो सबके पास गया, वो मेरे पास आकर रुका, बोले सर जरा आपकी टोपी उतारिए, चश्मा उतारिए। फिर मुझे देखा उसने, बोले सब आप ही हैं। बोले अब सब आपको हम छोड़ेंगे नहीं, अब आप हमारा ये काम जो कच्ची सड़क बनाई थी उसको पक्का करवाइए। इससे बड़ा पुरस्कार और क्या चाहिए? तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने बातचीत करी जहाँ से जो हमारे अधिकारी उनसे, और मैंने कहा हाँ डन हो गया, लेकिन आऊँगा तब जब ये सड़क पूरी बन जाएगी। और साहब बनी सड़क हो तो उन्होंने मुझे कंधे पे बैठा के डांस किया, नाचे वो। तो आई थिंक दैट वाज ऑस्कर और नोबेल फॉर मी कि 25 साल बाद भी मुझे वो सबसे बड़ा पुरस्कार मिला। मुझे और कोई पुरस्कार मिले न मिले मुझे कोई चिंता नहीं। तो पुराने जो अधिकारी थे, चाहे नरहुना साहब हों, चाहे और भी बहुत बड़े अधिकारी रहे होंगे, मैंने उनके नाम सुने, उनकी जीवनियाँ पढ़ी, तो वो गांव में जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनसे इंटीमेसी बढ़ाते थे, उनके काम समझते थे, उनकी तकलीफ़ों को समझते थे। एक अधिकारी जब गांव जाता है या शहर में जाता है, क्या चाहता है आदमी? पानी चाहिए, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल में मास्टर मिल जाए, अस्पताल में इलाज मिल जाए, थोड़ी सड़क थोड़ी ठीक ठाक हो जाए, और क्या चाहता है? ये बेसिक चीज़ों को जरा हम थोड़ा सा ठीक ठाक कर दें तो आप उनके लिए बहुत कुछ है। आप बाकी लंबी लंबी बातें करिए, आप लंबे लंबे काम करिए, वो दीर्घकालिक कार्य, तात्कालिक उपाय तो यही है जी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे होगा मेरा। एक बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, हमने मूवीज़ में भी देखा है, हमने देखा हुआ है, आजकल के जब बच्चों से बात भी होती है, जो तैयारी कर रहे हैं उनसे बात होती है जी, कहते हैं कि आईएएस में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में जो भेदभाव किया जाता है, और हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है इंटरव्यू क्रॉस करना, और उनके लिए जो है बहुत अच्छी किताबें मौजूद नहीं है, आपको ना चाहते हुए भी द हिंदू जैसे अखबारों को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास अखबार नहीं है। आपने इस चैलेंज को पार किया, क्या सच में ऐसा है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आईएएस क्रैक करना थोड़ा सा टफ है और इंग्लिश मीडियम में तो थोड़ा सा आसान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए
हम तो बस्तर से आते हैं, तो 2 दिन पुराना बासी अखबार जिसको कह सकते हैं आप, नवभारत टाइम्स हिंदी मीडियम का ही मंगाते थे हम। BBC लंदन और वॉइस ऑफ अमेरिका उस ज़माने में, आज से 45-50 साल पहले कहाँ आपको सब सुविधाएं मिलती थी, और बस्तर में तो और दिक्कतें थी। देखिए मैं बता रहा हूँ, कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आजकल जो स्टूडेंट हैं जो भी ये समझ जाते हैं कि कंटेंट क्या है, कंटेंट को पढ़ना और एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, और हाउ टू प्रेजेंट द कंटेंट अकॉर्डिंग टू नीड। यदि आप में ये काबिलियत है तो आप कोई भी परीक्षा आराम से पास कर सकते हैं, वरना कितना ही पढ़ लीजिए, कितनी अच्छी से अच्छी किताब ले लीजिए, प्रस्तुतिकरण आपका ठीक नहीं है तब तक आप प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। वैसे इंटरव्यू में है कि आप कितने ही विद्वान हो जाइए, जब तक आपके अंदर जो छुपा हुआ है, जो है सामने वाला जो पूछ रहा है, उसको आप उसके मुताबिक यदि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और उसको इम्प्रेस नहीं कर सकते, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। सर क्या प्लान बी होना चाहिए आईएएस की तैयारी में? यस, होना चाहिए। कई बार मैंने देखा, अब हमारे एक मित्र हैं, मैं वो भी साहित्यकार हैं, उनका लड़का, उसे 5 साल 6 साल 7 साल लगा दिए आईएएस की तैयारी में। यदि वो मुझसे पहले मिलता तो मैं कहता कि तुम्हें 2 अटैम्प्ट में नहीं हो रहा है, 3 अटैम्प्ट में नहीं हो रहा, तुम समझ जाओ कि अब भाई ऊंचाई ज़्यादा है तो प्लान बी में आ जाओ। प्लान बी में आ जाओ। आप प्लान ए के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ 6-7 साल खराब होने के बाद अब वो थोड़ा सा उनमें मन में असंतोष भी आया, अब कुछ दूसरा काम देख रहे हैं, तो ये हो सकता है। मैंने आपसे कहा ना कि पद सीमित हैं और प्रतिभाएं असीमित हैं। उन प्रतिभाओं में आप कह नहीं सकते कि आपके साथ जो कंपटीशन कर रहा है वो आपसे कितना इंटेलिजेंट, किस लेवल तक आगे। बस्तर में लोगों ने कहा कि साहब दंतेवाड़ा के बच्चे बहुत पीछे हैं, लेकिन उनको दिल्ली में जब कोचिंग दिलाई गई तो उन्होंने दिल्ली के बच्चों को पीछे कर दिया। तो वातावरण और उसको जो सुविधाएं मिलती हैं और उसमें भी टैलेंट है, तो वो जब ग्रास्प करेगा तो चाहे कहीं भी हो, फिर वो आगे बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ त्रिलोक महावर जी, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से आप आईएएस की तैयारी कर सकते हो, और जो चकाचौंध की दुनिया आपको दिखती है वो सिर्फ चकाचौंध आपकी ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ताकि आप लोगों की मदद कर सके। और 2 बड़े सवाल जो हमने पूछे इसमें, क्या प्लान ए के अलावा प्लान बी होना चाहिए, तो खुद इन्होंने बताया कि प्लान बी अगर आपका 2 अटेम्प्ट नहीं हो रहा, थोड़ा सा आप जो है अपने परिवार के बारे में सोचो, क्योंकि आपकी जिंदगी नहीं, आपके परिवार की जिंदगी है। साथ के साथ ही क्या हिंदी मीडियम वाले लोगों को जो है वो दिक्कत होती है, तो सर ने खुद कहा कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कंटेंट बहुत सारा मौजूद है, आप उसको किस तरीके से ऑब्जर्व करते हो और किस तरीके से प्रेजेंट करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आप लोगों को ये बातचीत पसंद आई होगी, आपके काम की रही होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो और इसी तरीके की और भी आप वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद।